Hello, my dear ones. Hello, my beautiful soul. Friends, अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है ईजिली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए. राइट है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. राइट. कितनी अच्छी लाइन है, देखिए. आइए सामंजस्य और सौहार्द को अपनाकर देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने का संकल्प है. जय हिंद. जय हिंद दोस्तों. डियर, मैं जो है आज टीजीटी पीजीटी के इकोनॉमिक्स में विदाउट पीडीएफ, राइट, क्विक रिवीजन विदाउट पीडीएफ, ठीक है ना, इस पर मैं डिस्कस करूँगी. राइट. तो आप रेडी हो जाइए. एंड हमारा यही होगा. एंड हमारा पेड बैच भी रन कर रहा है बेटा. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई विल ऐड इन माई पेड बैच. राइट देयर. ठीक है ना. कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं थोड़े से मतलब स्टेट्स पे ही आ रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि माइक्रो मैक्रो तो काफ़ी हद तक मैंने आपको डिलीवर कर दिया है. तो थोड़ी सी चीज़ें आप देख लीजिए, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी. ये जो चीज़ें मैं उठा रही हूँ बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लेकर जो मैक्सिमम टाइम में पूछे गए हैं वैसी टॉपिक्स, वैसी चीज़ें, मुद्दे को उठा रहे हैं. राइट. तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या होता है. आपको मालूम होगा 2019 से हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं CAR, हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है ना, बैंक की जो जोखिम भारी पूंजी से संबंधित है. राइट. अच्छा, CAR अभी मैंने बताया आपको. CAR इसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 होता है. रिस्क, टायर 1 में रिस्क वेटेज एंड जो है थर्ड में आपका एसेट्स. ठीक, इनके बारे में चर्चाएं होती हैं, रिस्क वेटेज एंड एसेट के बारे में. मुद्रा बाजार क्या होता है? अल्पकालीन कॉल मनी, ठीक है ना, जैसे आपका रेपो वगैरह हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई. एंड पूंजी बाजार आपका क्या होगा? दीर्घकालीन शेयर मार्केट, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें. मुद्रा बाजार का बाजार कौन होता है? बैंक होता है. ध्यान से ये चीज़ें समझ जाइए आप, कॉन्सेप्ट क्लियर करो. मुद्रा बाजार क्या होता है? अल्पकालीन होता है. कॉल मनी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सारी चीज़ें समझ गए. मुद्रा बाजार का बाजार कौन होता है? बैंक होता है. और मुद्रा बाजार को नियंत्रित कौन करता है? RBI नियंत्रित करता है. ठीक. फिर पूंजी बाजार क्या होता है? दीर्घकालीन होता है. शेयर मार्केट, शेयर, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. पूंजी बाजार का बाजार कौन होता है? तो ये आपका शेयर मार्केट होता है. ऑलराइट. अच्छा, सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन सी चीज़ें होती हैं? पूंजी बाजार, शेयर बाजार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना, जो आपका प्राइवेट बैंक वगैरह होता है, कंपनीज में इन्वेस्ट करना. मतलब जो इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्या होती है? सबसे ज़्यादा सुरक्षित आपकी सरकारी प्रतिभूति होती है. ठीक है ना, गिल्टेज वगैरह, ठीक है ना. तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप. सुरक्षित के मामले में बढ़ते से घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा से लेकर कम में. तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन होता है? इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित किस जगह होता है? सरकारी प्रतिभूति में, जिसमें पैसा डूबने का चांस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें आपको वो मिलता है.
ठीक है, सर्टिफिकेट। उससे थोड़ा कम जमा प्रमाण पत्र, ठीक, बैंक के माध्यम से मिलता है। उससे कम सुरक्षित बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इससे भी कम सुरक्षित कॉमर्शियल पेपर्स, ठीक, वाणिज्य प्रपत्र वगैरह, ठीक। और सबसे कम सुरक्षित बाजार रिस्क, मार्केट रिस्क होता है। सबसे कम सुरक्षित मार्केट रिस्क, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित कॉमर्शियल पेपर्स, उससे भी ज़्यादा सिक्योर बिल ऑफ एक्सचेंज, उससे भी कहीं ज़्यादा सिक्योर हमारा जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट है। सबसे ज़्यादा सिक्योर हमारा होता है पैसा हमारा सरकारी प्रतिभूति में, करेक्ट। सरकारी प्रतिभूति वही अपना सिक्योरिटी जो सेल करते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है ना, ये गिल्टेज वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। जो बाजार के उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित होता है, ध्यान से सुन लो, ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसमें सरकार का कोई हाथ न हो, वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक। अपने माइंड में डाल लेना। तो नेचुरल सी बात है, बाजार जो है हमारा सबसे ज़्यादा रिस्की होगा, गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर नहीं होता, राइट। एंड एड हॉक ट्रेजरी बिल, ठीक है ना, सरकार द्वारा कब खत्म किया गया? तो इसको 1997 में किया गया। अर्धोपाय अग्रिम दूर उपयोग रोकने के लिए, जिसका सरकार जब चाहे इस्तेमाल करती थी, पहले मतलब जब चाहे सरकार इसका इस्तेमाल कर लेती थी, अर्थोपाय अग्रिम का, ठीक। तो 1997 में इसको जो है क्या किया गया, जिसको एडहॉक बोलते हैं, ठीक है ना, एडहॉक ट्रेजरी बिल, तो इसको जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एडहॉक ट्रेजरी बिल को समाप्त करने के बाद, ध्यान से सुन लो, गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, अपने घाटे से, बजट घाटे से निपटने के लिए, ठीक, ये जो है ट्रेजरी बिल, एडहॉक, इन सब का यूज़ करके अपना क्षतिपूर्ति करती थी, अपने आप मतलब करती थी, इनकम जनरेट करती थी, अपना मैनेज करती थी, कुल मिला के घाटे की क्षतिपूर्ति करती थी, भरपाई करती थी, ठीक, जिसको सरकार जब चाहे इस्तेमाल कर लेती थी, ठीक। तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण करने के लिए 1997 में एडहॉक ट्रेजरी बिल खत्म कर दिया गया। तो खत्म करने के बाद क्या आया हमारा, अर्थोपाय अग्रिम आया। क्या आया, अर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस आया। क्या आया, वेज एंड मीन्स एडवांस। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बन गया, वेज एंड मीन्स एडवांस यानी अर्थोपाय अग्रिम कब आया, 1997 में। किसके जगह पर आया, तो एडहॉक ट्रेजरी बिल की जगह पे आया, क्योंकि उसको ख़त्म कर दिया गया। वो क्या था, वो ये था कि बजट घाटे से निपटने के लिए गवर्नमेंट जो है यहाँ से फंड वगैरह मतलब यहाँ से लेती थी और अपना बजट घाटा का भरपाई करती थी, क्लियर। और जब चाहे तब इस्तेमाल कर लेती थी, इसीलिए जो है इसको ख़त्म किया गया 1997 में। उसके बाद आया हमारा अर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल 14 डेज़ का होता है मिनिमम और 180 डेज़ मैक्स। 14 डेज़ का होता है, 182 डेज़ का होता है और 364 डेज़ का होता है। तो कम से कम 14 दिन का और मैक्सिमम 364 दिन का, 364 डेज़ का, और 184 डेज़ इसके बीच में है ही है। तो 3 तरह के ट्रेजरी बिल आपके होते थे, 14 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़, करेक्ट। ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट जो है कितना था, 25,000, 25,000, ठीक। अर्थोपाय अग्रिम देखो, अर्थोपाय अग्रिम रेपो रेट की दर पर सरकार आरबीआई से उधार लेती है। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थोपाय अग्रिम यानी अर्थोपाय अग्रिम का मैंने क्या बताया आपको, वेज एंड मीन्स एडवांस, करेक्ट। ये क्या होता है कि आरबीआई मतलब रेपो रेट के दर पर जो है गवर्नमेंट को उधार देती है। अगर गवर्नमेंट इसको चुका नहीं पाते, इसको पेनल्टी भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं जब आए, हाँ हाँ जी, जब आए अपना आपका घाटा हुआ, आपको ज़रूरत है आप ले लो, कोई हिसाब किताब कुछ नहीं है ना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप चुका नहीं पाते तो आपको जो है पेनल्टी भी देना पड़ता है, करेक्ट।
अधिकतम 30 दिन तक उधार लिया जा सकता है, ब्याज दर गवर्नमेंट देती है, समझी। अगर ज़्यादा उधार चाहिए तो अधिकतम 10 वर्किंग डेज के लिए मिल सकता है। अगर उधार दिए गए मतलब उधार का जो है 75% आपने यूज़ कर लिया है तो सरकार की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रतिभूतियों को मार्केट में फ्लो आउट करती है। कौन करती है? आरबीआई करती है और बेच देती है, ठीक। अच्छा, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? आंतरिक मूल्य होते हैं और बाहरी मूल्य होते हैं। आंतरिक मूल्य जो है, जैसे पहले सोने चांदी के सिक्के बनते थे, तो अगर 10 ग्राम उस पर लिखा होता तो 10 ग्राम के सोने चांदी का उनका वैल्यू भी होता था, करेक्ट। आंतरिक मूल्य हो गया, किस धातु का बना हो उसका आंतरिक मूल्य हो गया। बाह्य मूल्य क्या होता है? जो लिखा हुआ है, जो अंकित है। जैसे आपका अभी 2000 का नोट है तो वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो तो 2000 का नहीं है ना भाई। कागज़ का टुकड़ा मैं अपने पेज से, बुक्स के कॉपी के पेज से फाड़ के आपको दे दूँ, आप क्या एक्सेप्ट करोगे? नहीं ना। पेपर तो वो भी है, पेपर ये भी है, लेकिन उस पर आरबीआई के गवर्नमेंट का, जो आरबीआई के गवर्नर का ठप्पा लगा हुआ है, राइट, स्टैंप लगे हुए हैं, सिग्नेचर किए हुए। गवर्नमेंट जो है उसमें वो लेती है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ठीक। जो मूल्य अंकित है तो उस पर मतलब उस नोट का आंतरिक वैल्यू तो ज़ीरो है, ठीक। लेकिन आप ट्रस्ट इसलिए कर रहे हो, उसका वैल्यू जो है, जो उस पर अंकित है, 2000 का मूल्य अंकित है लेकिन उसका आंतरिक मूल्य ज़ीरो है। तो ये हमारे जो नोट होते हैं आजकल के जो होते हैं उनका जो है, ये उनका क्या है? बाह्य मूल्य है, करेक्ट, क्लियर। बाह्य मूल्य है। आंतरिक मूल्य वो होता है जो मतलब उसका रियल में, अगर वो पैसा ना भी रहे तब भी उसका जो वैल्यू होगा वो उसका आंतरिक मूल्य है, क्लियर। फिर आपका आय की गत चोटी सिद्धांत, डिवीजन वैरी ने दिया था, याद कर लो। आय की गत चोटी सिद्धांत डिवीजन वैरी ने दिया था। गत चोटी सिद्धांत डिवीजन वैरी, ठीक। फिर आपके कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स लगाना, इसको हम क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, करेक्ट। जिसका आंतरिक मूल्य शून्य होता है। संकेतक मुद्रा यानी टोकन मनी, फिएट मनी आदेशानुसार, ठीक। फिएट मनी आदेशानुसार, बाय ऑर्डर, ठीक। हॉट मनी जो डिमांड में होता है, जैसे डॉलर। सॉफ्ट मनी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घटना, आयात बढ़ने के कारण, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? जैसे आपका रुपया, सॉफ्ट मनी, ठीक। फिर आपका आ गया फेट मनी, जिस विदेशी मुद्रा के लिए अपनी मुद्रा ज़्यादा देना पड़े, ये होगा हमारा डियर मनी। डियर मनी क्या होता है? जैसे हमारे लिए डॉलर हो गया, डॉलर के लिए हम अपनी मुद्रा ज़्यादा देते हैं, ठीक ठीक। या रेन, यही है, डॉलर ही समझ लो इजली, ठीक है ना। $1 के लिए हम 70-80 रुपीज़ दे देते हैं, तो हमारा डियर मनी हो गया, करेक्ट। भुगतान संतुलन में लगातार घाटे के कारण अगर मुद्रा का बाह्य मूल्य घटने वाला होता है तो ऐसी मुद्रा सॉफ्ट मनी कहलाती है, बाह्य मूल्य के कारण, ठीक। आयात निर्यात, आयात अगर ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो हमारा व्यापार शेष में घाटा होगा। भाई अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो घाटा तो होएगा ही होएगा ना, ठीक। सापेक्ष आय परिकल्पना डिवीजन वैरी, याद रखो। सापेक्ष आय परिकल्पना डिवीजन वैरी, करेक्ट। निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन्स, निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन्स। जीवन चक्र परिकल्पना मोडिग्लानी। जीवन चक्र क्या? लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, मोडिग्लानी। रोजगार गुणक काहन,
RF कहानी। ठीक, स्थायी आय परिकल्पना, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये आपके आ गए डिफरेड मैन। ठीक, स्थायी आय परिकल्पना, डिफरेड मैन, करेक्ट। दीर्घकालीन औसत उपभोग प्रवृत्ति APC दीर्घकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर होती है, राइट। अब स्थायी आय परिकल्पना में देखो क्या कहा गया, दीर्घकालीन कुल औसत उपभोग प्रवृत्ति APC दीर्घकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर होती है। स्थायी आय परिकल्पना APC इक्वल टू MPC। रेशेट इफेक्ट रोजनबेरी। निवेश का त्वरक सिद्धांत उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंधित है। निवेश का त्वरक सिद्धांत जो है उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंधित है। त्वरक सिद्धांत निवेश के वर्तमान स्तर का उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंध करता है। निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा, करेक्ट। अच्छा, स्टेट्स का थोड़ा कुछ देख लीजिए आप। 1970 एंड 1990 की कीमत आंकड़े के लिए मात्रा दिए हुए हैं। किस प्रकार के सूचकांक 1970 को मानकर तैयार किया था, इसका पहले ही मैंने आपको बता दिया था एक बार। ये पाशे के सूचकांक होंगे, ठीक है ना। इसका आप फॉर्मूला माइंड में रख लो, सम यानी सिग्मा, ठीक है। सम P1 Q1 सम P0 Q1 इंटू 100, राइट। यदि किसी चर के सभी मान किसी निर्दिष्ट संख्या से गुणा किया जाए तो निम्न में से किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किस पर नहीं पड़ेगा, विस्तरण के गुणांक पर। विस्तरण का गुणांक निम्न अपकिरणों में मापा जा सकता है, ठीक है ना। मापों में जो है कौन सा माप श्रेणी के सभी पदमूल्यों पर आधारित होता है। श्रेणी के सभी पदमूल्यों पर आधारित कौन सा होता है, प्रमाप विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक। फिर आपका देखिए ये हो गया स्थिरांक, प्लस माइनस में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। स्थिरांक ये बोल रहा है यदि किसी चर के सभी मान किसी निर्दिष्ट संख्या से गुणा कर दिया जाए तो निम्न में से किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विस्तरण के गुणांक पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। स्थिरांक प्लस माइनस में प्रभाव नहीं पड़ेगा। मध्य मध्यिका पर प्रभाव पड़ेगा, गुणा करने पर मध्य मध्यिका पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन विस्तरण के गुणांक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्येक गमन के मूल्य 0.64 0.81 हो तो सहसंबंध गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मान। तो इसमें आप क्या करोगे, b इंटू वाई इक्वल टू 0.64 by x इक्वल टू 0.81, करेक्ट। और इसमें क्या करोगे, दोनों का आप क्या कर लोगे, ओवर रूट निकाल लोगे। ध्यान से सुनो, दोनों नंबर्स का आप जो है ओवर रूट निकाल लोगे तो आपका सहसंबंध गुणांक आ जाएगा। अंडर रूट नहीं, ओवर रूट। अब ओवर रूट आप कैसे निकालते हो मालूम है ना, रूट का साइन, ठीक। उसके बाद b इंटू वाई 0.64 फिर बी वाई इंटू 0.86 ओवर रूट करके जब आंसर आप निकालोगे 0.72 आ जाएगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देख लो, MSME 2007 में आया था, ठीक है ना। फैक्ट्स हैं ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब वैसे में नहीं जा रही हूँ अंदर में, तो ये फैक्ट्स सिर्फ अपने माइंड में डालते जाओ, ठीक। इसीलिए इसका नाम रिवीजन है। MSME 2007 में आया था। BIFR
1990 1987 में आया था, 1987 में आया था। एमएसएमई 2007 में, बीआईएफआर 1987 में, सिडबी 1990 में यानी 1990 में, बीपीई 1965 में यानी 1965 में। ठीक, बीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, 1965। फिर आपका आ गया 1990 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, बीपीई। बीपीई के बाद ये डीपीई एक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये 1990 में आया था। ठीक, तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कीजिए। एमएसएमई 2007, बीआईएफआर 1987, सिडबी 1990, बीपीई 1965 और डीपीई आपका 1990। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, ये थोड़ा सा देख लो। जनवरी 2023 तक, 23 तक, जनवरी 2023 तक, 2023 तक 12 महारत्न हैं, 13 नवरत्न हैं और आपकी मिनी रत्न कंपनीज कितनी है? 62 हैं। ठीक, 62। ITIF नाबार्ड जो है करता है। ठीक, SAD SAD स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी है। ठीक है ना। APEDA अधिनियम कब आया था? APEDA अधिनियम 1985 में आया था। ये कार्यान्वित 1986 में हुई। इसके मतलब इस्टेब्लिश तो हो गया था, जो है अधिनियम 1985 में आया था, इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन काम करना शुरू किया इसने 1986 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रायोजन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी। ठीक, प्रति बूंद अधिक फसल, पंधारा विकास, प्रति बूंद अधिक फसल, पंधारा विकास। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, MJDY 28 अगस्त 2014, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। ठीक, समाज के हर तबके को जो है वित्तीय समावेशन से जोड़ना इसका मकसद है। जनधन योजना जो हमारे 2014 में आई थी, यही बता रहा है। ठीक है ना। वित्तीय समावेशन की बात किसने कही? नचिकेत मोर ने कही। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। वित्तीय समावेशन की बात किसने कही? नचिकेत मोर ने कही। बैंकिंग सुधार समिति, नचिकेत मोर समिति। अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। सरकार की ड्रीम लाइन क्या है? हर घर में कम से कम एक बैंक खाता। NFSA 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मध्याह्न भोजन, इसमें NFSA 2013, ठीक, इसमें किसके बारे में बात हुआ? हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसको स्टार्ट किया गया 2013 में। मध्याह्न भोजन की बात की गई, एकीकृत बाल विकास सेवा योजक की बात गई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कही गई, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कही गई और स्टैंड अप इंडिया। अच्छा, ये देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए होता है? महिला उद्यमियों के लिए, स्पेशली SC ST महिला उद्यमियों के लिए। ठीक, अब जो मैंने आपको ये बताया था, आपका महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपनियाँ, सरसरी निगाह से इनके नेम एक बार थोड़ा अपने माइंड में डाल लो। ठीक है, स्पेशली नवरत्न और ये महारत्न और नवरत्न का जरूर डाल लो। महारत्न में देख लीजिए आपकी 12 कंपनियां हैं। ठीक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन
कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, उसके बाद आपके आ गए नवरत्न कंपनीज का नाम देख लो बेटा, जिसमें आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड जिसे हम बोलते हैं MTNL। ठीक, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NBCC इंडिया लिमिटेड, NMDC इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, सिक्किम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। राइट, ये हो गया। अच्छा, दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक R है। ठीक, तो माइनस, तो जो है अब क्या होगा यहाँ देखो, -1 सहसंबंध गुणांक जो है -1 से +1 तक होगा। ध्यान से सुन लो, -1 लेस देन R, R इज लेस देन 1। ठीक, -1 से +1 तक जो है आपका ऋणात्मक सहसंबंध होता है। किसी श्रेणी के प्रमाद विचलन का वर्ग प्रसरण होता है, वेरिएशन होता है। करेक्ट, वेरिएशन क्या होता है? लाइन ऑफ बेस्ट वन, मतलब कई सारी चीज़ें इस लाइन के आसपास जो है विचरित करती रहती हैं, लेकिन जो बेस्ट वन होता है, बेस्ट वन फिट, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं। करेक्ट, और इसका फॉर्मूला इसका क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर से इसको जो है हम डिनोमिनेट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू वेरिएशन। राइट, सहसंबंध गुणांक -1 से +1 के बीच होता है, बता दिया मैंने, वो ऋणात्मक होता है। यदि किसी आवृत्ति बंटन में प्रसरण 25 हो और समांतर माध्य 10 हो तो विचरण गुणांक क्या होगा? आपका 50 होगा। ठीक, देखो विचलन गुणांक जो है आपका CB यानी सिग्मा अपॉन एक्स। ठीक, तो आपका √V/10, तो V आपका क्या बताया गया? V यानी वेरिएशन यानी प्रसरण, आपका 25 बताया गया। ठीक, अपॉन 10, ठीक, इंटू 100। तो अगर आप जो है इसको √ हटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? 5 × 25 यानी 5 आएगा। तो इसका मतलब √ आपने रूट हटा दिया जब आपने, तो यहाँ 5 आ गया। 5/10, 5/10 इंटू 100। ठीक, तो अब 5 को 100 से इंटू करोगे 500 हो जाएगा। 10 आपका, फिर आपका 10 रहेगा। 10 से अगर आप इसको जो है क्या करोगे, आप इसे डिवाइड करते हो तो आपका 50 आंसर आ जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अपकिरण यानी डिस्पर्सन, मापने की बिंदु रेखीय विधि क्या होता है? आपका पॉइंट मेथड होता है। इसको क्या बोलते हैं? लॉरेंज वक्र बोलते हैं। डिस्पर्सन मापने की बिंदु रेखीय विधि लॉरेंज वक्र है। करेक्ट, लाइन ऑफ इक्विटी, समता रेखा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, ये रिग्रेशन लाइन होता है। आय की असमानता के आंकड़े इसके आसपास होते हैं। किसके? आय की असमानता जो होती है, इसके आंकड़े इसके आसपास होते हैं। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र पर आधारित है। गिनी गुणांक आपका लॉरेंज वक्र पर आधारित है। निम्न औसत में से किस एक का अभिकलन संचयी बारंबारता वक्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मध्यिका, मीडियन। ठीक, क्या बोल रहा है समझ लो फिर से। किस एक का अभिकलन संचयी बारंबारता वक्र है? किसका है? मध्यिका का है। ठीक,
संचयी आवृत्ति मध्यिका में निकालते हैं। विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है जब विचलन अंकगणितीय माध्य से लिया गया हो। करेक्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे आए क्या? है ना? नहीं, थोड़ा सा ये ख़त्म कर देते हैं फिर। चलो, एक प्रसामान्य वक्र के अधीन पद x बार प्लस 3 सिग्मा में समाविष्ट होता है, तो आपका क्या होगा? ये 99.73 x बार इक्वल टू m इक्वल टू z, तो ये आपका 99.73 होगा यदि x बार लेस देन m लेस देन z। ठीक। बहुलक हो तो वितरण जो है आपका बाईं ओर विषम होगा। समझ पा रहे हो? x बार इक्वल टू m इक्वल टू z होगा, तो ये जो है 99.73 आपका होगा। करेक्ट। यदि x बार लेस देन m लेस देन z हो तो बहुलक जो है वितरण बाईं ओर और विषम होगा। करेक्ट। दाईं ओर विषम कब होगा? जब x बार मोर देन z होगा, तो आपका दाईं ओर विषम होगा। करेक्ट। दाईं ओर विषमता है तो आंकड़ों का जमाव किस ओर होगा? जब दाईं ओर विषमता होती है तो आंकड़ों का जमाव किस तरफ होगा? बाईं ओर होगा। करेक्ट। सारे आंकड़े बाईं ओर जमा हो जाएंगे, और बाईं ओर विषमता हो तो सारे आंकड़े दाईं ओर जमा हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा। विषमता की द्वितीय माप का सिद्धांत डॉक्टर बाउले ने दिया था। विषमता की द्वितीय माप का सिद्धांत डॉक्टर बाउले ने दिया था। सबसे अनिश्चित माध्य बहुलक है, सबसे अच्छा माध्य जो सभी पदमूल्यों पर आधारित है, जिस पर प्रतिचयन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये आपका कौन सा है? माध्य है। इसमें भी समांतर माध्य सबसे अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक। निश्चित, सबसे निश्चित कौन सा होता है? समांतर माध्य। बीज करके विवेचन कर सकते हैं जिसका? समांतर माध्य। समांतर माध्य के इसी चर के गुण के कारण हम इसे प्रभाव विचलन में यूज करते हैं। कैसे? देखो, समांतर माध्य से निकालते हैं। करेक्ट। बहुलक निर्धारण का एक तरीका आपका क्या है? मोड जानते हो ना? मैक्सिमम आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होती है, ठीक है ना? तो मोड इक्वल टू मीडियम माइनस 2 मीन। ध्यान से सुन लो। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। करेक्ट। दो अंकों 8 और 18 का गुणीय माध्य 12 होगा। कैसे होगा? आप जब 8 इंटू 18 करोगे और इसको अंडर रूट में रखोगे, ठीक। अब 8 इंटू 18 अंडर रूट 8 इंटू 18। अब रूट अगर आप तोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये 144 आ जाएगा। 144 का आपका क्या होता है? 12 होता है। ठीक है ना? गुणोत्तर माध्य आपका 12 हो जाएगा। सहसंबंध चरों में साथ साथ परिवर्तन। दो आंकड़े साथ साथ चल रहे हैं या अलग चल रहे हैं, इनके बारे में बताता है। प्रतिपगमन आपके कारण और परिणाम के बारे में बताता है। प्रतिपगमन बताता है कि x चर कारण है या परिणाम। किसी श्रेणी में बहुलक मूल्य होता है सर्वाधिक आवृत्ति वाला। सेबी को मान्यता 1992 में दी गई। सेबी के बोर्ड में कुल 1 सदस्य होते हैं जो, ठीक है ना, डिप्टी गवर्नर रैंक के होते हैं। करेक्ट।
और इनके आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, सेबी के जो है अध्यक्ष कौन है इस समय, कौन है, ठीक है ना। अब ये डेटा लास्ट ईयर का है, मैं जब मैं आपको दे रही हूँ 22 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अजय त्यागी अध्यक्ष थे सेबी के। सेबी का कार्य ट्रेडिंग नहीं है, देख लीजिएगा, मतलब अगर चेंजिंग हो चुकी है, चूँकि एग्ज़ाम में अगर बैठने जा रहे हो रिसेंटली, AWS का भी आपका कब होगा एग्ज़ाम हमारा, ये हमारा अगस्त चल रहा है, सितंबर में ही हो जाएगा, करेक्ट। थोड़ा सा ये ध्यान रखना बेटा, लेटेस्ट पढ़ के जाना, अगस्त का जीके कंप्लीट करके जाना, मैं आपको दे भी दूँगी, मैं आपको दूँगी, डोंट वरी। निवेशकों के हितों की रक्षा जो है करता है, धोखाधड़ी की रोकथाम करता है, ठीक। सेबी नियामक है पूंजी बाजार का, स्टॉक मार्केट का, ब्रोकर का, ठीक है ना, इन सबको ये नियंत्रित करता है। मुद्रा बाजार का नियामक RBI। सेबी का विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य करता है, करेक्ट। अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन MRP इक्वल टू MVP। मैं यहीं स्टॉप करती हूँ ये वीडियो, इसी के बाद से आगे का जो हम डिटेल कवर करेंगे, राइट। नहीं तो एक साथ बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मतलब काफ़ी इशू आता है इसमें, राइट डियर। और ये जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। ओके, लव यू ऑल गाइस।